सभी साथियों का नए साल में स्वागत है। इसमें कोई संचालक नहीं है, नाम नहीं पुकारूंगा, आप लोग बारी बारी से अपनी राय देंगे तो अच्छा रहेगा। जो मैं अपनी राय बताना चाहूंगा, मेरी राय में नया साल काफी खतरनाक होने जा रहा है। मुझको सबसे बड़ा खतरा लग रहा है कि चीन के मामले में भारत सरकार जिस तरह से डरी हुई है और कुछ डरी बोल रही नहीं हुई है, बेचा है। चीन का सौदा हुआ है, डरी हुई नहीं है बिल्कुल भी। चीन का सौदा हुआ है और चीन का सौदा होने की वजह से J&K का 370 और वो क्या कौन सा हटा दिया गया है ताकि लद्दाख फ्री करके चीन के साथ सौदा किया जा सके। डरी बिल्कुल नहीं है, सौदा हुआ है। खैर, मुझको ये लगता है कि चीन को जिस तरह से बायकॉट किया जा रहा है, तो चीन अभी और भी हमारे बॉर्डर पर कुछ हमले करने की कोशिश कर सकता है, या हो सकता है कि भारत सरकार भी चुनावी फायदे के लिए इस तरह के झगड़ों को बढ़ावा दे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आश्चर्य बिल्कुल नहीं देगी। बेचा हुआ है तो कैसे झगड़ा करेगी? वो तो नाम भी चीन का नहीं ले रही है भारत सरकार अभी तक। सॉरी तो टोकने के लिए, लेकिन बिल्कुल हवाई बातें थी आपकी, इसलिए मैंने टोक दिया, सॉरी। नहीं नहीं, ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरा खतरा हमको लग रहा है कि यदि आगामी चुनाव में भाजपा हार जाती है नहीं हारेगी, जीत गई है। या जीत भी जाती है, दोनों स्थिति में वो सांप्रदायिकता के कार्ड को और बढ़ावा देगी। यदि हारती है तो ये उसको ये खतरा लगेगा कि यदि हम सांप्रदायिकता का कार्ड ढंग से नहीं खेलेंगे तो हमको लोकसभा चुनाव में भी हारना पड़ेगा। और यदि जीत जाती है इस तरह से सांप्रदायिक बल पर, तो भी वो चुनाव के बाद सांप्रदायिकता की लहर तेज होगी, ये हमको खतरा महसूस हो रहा है। और तीसरा खतरा ये लग रहा है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी और भी बढ़ने वाली है। आम लोगों की परेशानी, गरीबी और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी सरकार चुनाव के चलते थोड़ा नियंत्रित है। तो बढ़ने ही वाली है, तो सभी जानते हैं। क्योंकि महंगाई अभी चाहे बेरोजगारी गैस का बढ़ेगी दाम है, चाहे पेट्रोल का दाम है, इसको अभी रोक के रखा गया है, लेकिन चुनाव के बाद फिर ये तेजी से बढ़ेगा। और इनके बढ़ने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसके चलते सभी चीजों का दाम बढ़ने वाला है। तो ये तो एक तरफ ये बढ़ेगा, और दूसरी ओर जिस तरह से कि उद्योगपतियों को छूट पर छूट दी जा रही है और नए समझौते किए जा रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया से और यूरोप से सबसे समझौता हो रहा है। अडानी को बड़े पैमाने पर कोयला का इंपोर्ट करना है, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया से समझौता हो रहा है कि हम आपके कोयला पर टैक्स घटा देंगे, और वहां के मिल्क प्रोडक्ट पर भी, डेयरी प्रोडक्ट पर भी छूट देने की बात हो रही है। तो यदि ऐसा होता है तो देश में जो पशुपालन पर को भी बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो ये दो तीन खतरे हमको अभी दिख रहे हैं। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा खतरा लग रहा है कि ये चीन का जो रुख है उसका अभी भी बहुत आक्रामक बना हुआ है, और बाइडेन से स्थिति संभल नहीं पा रही है। तो एक बार कोई टकराहट
दक्षिणी चीन नहीं सागर में या कहीं पर होगा कोई तो उसमें भारत को भी इन्वॉल्व होना पड़ सकता है। ये एक बड़ा खतरा सामने है। ये भारत चीन कुछ की खतरे में बात करेगा ही नहीं। हाँ, भारत चीन का गुलाम है, कुछ कर सकने की स्थिति में ही नहीं है। ठीक है, आप अपनी बात रखिए मनी जी। नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए, सॉरी, बोलते मैं जाइए। हो गया, मेरी बात हो गई। 5-5 मिनट रखना है, ज्यादा नहीं। नहीं, मेरे पास कोई बात ही नहीं है। समस्याएं सारी की, साल नया है, समस्याएं सब वही हैं जो पीछे थी। सॉरी, मैंने आपको टोक दिया, आप नाराज हो गए लगता है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, नया साल है ना तो थोड़ा सा टोक। नहीं नहीं, नाराज क्या होना है। आज तो हम मेरा लोगों ने चर्चा कहना है यूं कि ही चर्चा चाइना के लिए को, रखा था। कि मैंने ये बात बड़ी सीरियसली कही है कि चाइना ने अरुणाचल में गांव ही बसा लिया, अभी झंडा फहरा दिया गलवान में। तो चाइना के साथ, और अभी तक हमारी सरकार ने चाइना का नाम नहीं लिया है कहीं भी। तो सवाल है कि चाइना से तो भारत लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि सौदा करके आप कैसे लड़ सकते हैं किसी से। नेहरू ने विश्वास किया था तो लड़े, हारना अलग बात है, पर लड़े। पर अभी तो लड़ ही नहीं सकते। और बाकी सारी महंगाई, बेरोजगारी ये तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो रोकेंगे नहीं तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। स्कूल कॉलेज बंद होंगे ही होंगे, यूनिवर्सिटी बंद होंगे ही होंगे, सब। जो अभी FCRA कैंसिल किया है तमाम यूनिवर्सिटीज के, तमाम बड़े इंस्टीट्यूशंस के, तो सरकार भी पैसा नहीं देगी और FCRA से वो पैसा भी नहीं ला सकेंगे। तो जाहिर है कि ये तमाम इंस्टीट्यूशंस पब्लिक यानी स्टूडेंट्स को नोचेगी खसोटेगी। स्टूडेंट को नोचने खसोटने का काम बिल्कुल सुपर सेचुरेशन में है, इससे ज्यादा नोट खसोटा भी नहीं जा सकता। तो एक ही रास्ता है कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस बंद होंगे, और इसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो तीन मूर्ति, नेहरू मेमोरियल से लेकर के जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मतलब वो तमाम यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास गरीब स्टूडेंट्स या सामान्य स्टूडेंट्स भी पढ़ने जाते हैं और जिनको अच्छी शिक्षा मिलती है। देश के टॉप इंस्टीट्यूशंस जो IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, ये सभी के सभी FCRA रद्द किए गए हैं। इसकी खबर की वो लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी इसका अक्सर क्या पड़ेगा। 4000 समथिंग इंस्टीट्यूशंस के FCRA कैंसिल किए गए हैं, और इसमें RSS से जुड़ी एक भी संस्था नहीं है, एक भी नहीं है। इसमें DAV स्कूल तक है। मतलब तो जाहिर है कि एजुकेशन के दरवाजे बिल्कुल बंद होंगे सामान्य लोगों के लिए। सिर्फ बड़े और बहुत बड़े लोगों के बच्चे जो विदेशों में जाकर के पढ़ पाएंगे वही पढ़ेंगे। देश में पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं होगी। दूसरी तरफ RSS को मिलिट्री स्कूल खोलने की इजाजत भी दे दी गई है, और उनके किसी भी संस्थान के FCRA नहीं कैंसिल हुए हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। मुझे लगता है कि एक बहुत बच्चे कहाँ और नहीं पढ़ेंगे तो जो बुल्ली बाई ऐप बना रहे हैं और कुछ कुछ बनाएंगे, यही सब क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे ना। तो कभी सुल्ली बाई ऐप, कभी बुल्ली बाई ऐप, कल कोई ढुल्ली बाई ऐप, कुछ और बनेगा। चाहते ही हैं कि गुंडों की फौज तैयार हो, तो तैयार होगी। मुझे तो कई चुनौती, सारी पिछले साल की चुनौतियां तो है, साल से चुनौतियां थोड़ी ना बदलती, चुनौतियां तो वही रहेंगी। बस मेरी बात खत्म हुई। मैं मणि जी की बातों से मेरी सहमति है। और ये तो वो सही बात है कि तिथियां बदल जाने से, कैलेंडर बदल जाने से स्थितियों में तो बदलाव आता नहीं है। लेकिन चूंकि जब जो 2022 की बात आप कह रहे हैं और जो चुनौतियां आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा इससे अलग देखता हूँ। मैं थोड़ा अलग इसलिए देख रहा हूँ कि मणि जी ठीक कह रही हैं
कि चाइना के खिलाफ न बोलने की हिम्मत है, न उनके खिलाफ कुछ भी कदम उठाने की तो बात दूर की है नहीं। और ये नहीं है, हमारा मानना है कि ये जैसा कि उन्होंने कहा कि भीतर में इनका एक कुछ पक रहा है चाइना के साथ में, और जिसको कि अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन हम इसमें एक बड़ी भूमिका इंडियन कॉरपोरेट्स भी और चाइनीज कॉरपोरेट्स भी मिल करके इस एक भूमिका हम निभा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। जहाँ तक जो जो देखेंगे तो भारत में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है अभी, जो आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का खदान का, तो ये आज की बात नहीं है। यह 5 साल 6 साल पहले से, जब से मैंने ये आए हैं, मतलब मोदी जी, तब से आप देखेंगे कि किस तरह से दो बड़े कॉरपोरेट्स को अधिक से अधिक समृद्ध बनाया जाए और दुनिया का नंबर 1 2 3 4 माने 5 के अंदर लाया जाए। इनकी साजिश, इनकी कोशिश तो ये रही है, और ये हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। और आप जानते हैं कि अडानी साहब ने के कारण जो है देवघर में एयरपोर्ट बन रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। जो एयरपोर्ट बन रहा है वो किसी जनता, आम जनता के लिए, उसकी सुविधा के लिए तो नहीं बन रहा है। और ये इसलिए है कि बहुत बड़ा क्षेत्र जो है संताल परगना का, और संताल परगना के साथ साथ छटा हुआ जो उत्तरी छोटा नागपुर है, जो दामोदर, माने दामोदर, अजय और गुमानी, ये तीनों एक ऐसा बेल्ट है, 3 नदियां जो है, जो कि संताल परगना के लिए और उत्तरी छोटा नागपुर के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और इसको कह सकते हैं कि झारखंड की रीढ़ है। तो इन नदियों के बेल्ट में, जैसे दामोदर का बेल्ट को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश तो अंग्रेजों के समय से हुई, और जिसके कारण डीवीसी माने की स्थापना हुई, और डीवीसी के कारण जो है फरक्का बना, इस आप देख रहे हैं, जिसके कारण आप तमाम लोग गंगा की समस्या हुई। तो अभी जो समस्या बड़ी आ रही है वह है पूरा का पूरा संताल परगना का जो दामी निको का इलाका है वो। अगर आप साहिबगंज इधर गए होंगे तो आप, या साथी लोग गए होंगे तो आप देखे होंगे कि साहिबगंज की पहाड़, आप जैसे ही दुमका से निकलते हैं 20 किलोमीटर दूर, वहां से आप शुरू करेंगे तो पाकुड़ होते हुए, बरहरवा होते हुए, पूरा इलाका है साहिबगंज का, वो पूरा पहाड़ जो है में क्रशर बैठा दिया गया है, और उसको एक तरह से कतरना शुरू कर दिया गया है। तो आप ये भी समझ लीजिए कि ये जो बड़ा क्षेत्र है उसको एक तरह से खत्म करने की कोशिश हो रही है। और आप जानते हैं कि पाकुड़ का जो स्टोन है, स्टोन चिप्स जिसको बोलते हैं, वह पूरी दुनिया में नामी है, और बड़े पैमाने पे साहेबगंज के माध्यम से वह बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद फिर दूसरे देशों में जाता है। यह बहुत साफ है। और जैव विविधता के मामले में भी देखेंगे, जिसको बायोडाइवर्सिटीज कहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से जो साहेबगंज का इलाका है, पाकुड़ का इलाका है, या संताल परगना का पूरा इलाका आप कहें, तो जो इलाका है वह हिमालय से भी ज्यादा पुराना इलाका है। इस बात को समझना जरूरी है। तो और अभी जो खोज आ रहा है उसमें लोग कह रहे हैं कि दुनिया में सभ्यता का विकास जो हुआ, खास करके मानवीय जो उद्विकास की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ी है, उसमें से बड़ी भूमिका जो है राजमहल की पहाड़ियों का रहा है। तो यह सब मामला है जिस पर की पूरी गिद्ध दृष्टि न सिर्फ इंडियन कॉरपोरेट की, माने दुनिया के कॉरपोरेट्स की लगी हुई है, और उस दृष्टिकोण से यहाँ पर एक्सप्लोटेशन की पूरी प्रक्रिया चलेगी। गंगा में जो पुल बन रहा है, गंगा में जो मतलब वो ये बन रहा है, बंदरगाह बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है क्योंकि बाहर से जो कोयला आएगा, खास करके ऑस्ट्रेलिया से जो कोयला आएगा, और आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश है, और नंबर 1 का कोयला वहां पर है। तो वहां से जो कोयला आएगा उसके लिए बंदरगाह मतलब बनाने की बात हो रही है। यह बात इतर है कि वो बंदरगाह है, वो टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा, पानी गंगा में उतना है नहीं जिस कारण से वो सस्टेन करेगा, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन उसके लिए वो अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं, तो ये बात होगी। लेकिन उसी कारण बंदरगाह भी बन रहा है, उसी कारण जो है सो ये भी बन रहा है। तो ये एक मैंने पूंजीपतियों को खुली छूट देने की बात ये हो रही है, और ये बहुत साफ तौर पे दिख रहा है। और ये इलाका जो जो पूरा ये होने वाला कोल्ड बेल्ट,
अभी मैं 3 दिन पहले गया था मिदनापुर के इलाके में, तो वहां पर मैंने देखा कि जो सालबनी का इलाका है, जो सालबनी अगर आप देखेंगे तो मीलों आप वहाँ साल का पेड़ अभी भी है, जो कि झारखंड का सबसे समृद्ध पेड़ों में से माना जाता है, वहाँ आज भी है। तो और जानिए कि साल का जो जियोलॉजिकल माने महत्व है वो यह है कि जहाँ साल होता है वहां पर जो है माने क्या बोलते हैं कोयला होता है, और जहाँ कोयला होता है वहां उसके आसपास के हीरे की बात होती है। तो माने दुनिया के क्या बोलते हैं औद्योगिक विकास की दृष्टिकोण से यह इलाका मिदनापुर से लेकर के पूरा ये जो अब आपको पता होगा कि अभी अडानी की मुलाकात जो है ममता जी के साथ हुई है, और उनकी नजर जो है अडानी की नजर जो है वो हल्दिया जो मतलब पेट्रो ये काम है उस पर है, और खास करके उस इलाके में जो कोयला है उसके ऊपर है। तो यह मामला एक बड़ा होने वाला है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा उस ढंग से भी हम लोग को देखने की जरूरत पड़ेगी कि आने वाले समय में बड़ी चुनौती होगी देश के स्तर पर। और लेकिन यह जो होगी इसमें हमारा मानना है कि इससे अनरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत माने संकट माने आंतरिक संकट की स्थिति बहुत ज्यादा होगी। और इस आंतरिक संकट की स्थिति जिस तरह से पंजाब में अभी आप देखिए जो गुस्सा हुआ, जो परसों मतलब गुस्सा मतलब दिखाई पड़ रहा है वहां पर, मैंने जो पहले से चल रहा है, और जिस तरह से इस अनरेस्ट को मैंने द्रोही का साबित करने की, देश विरोधी साबित करने की कोशिश हो रही है। और अभी तो मैं सुन रहा था ये इनका अम्बरीश कुमार जी के ये पर कि एक जो शीतल सिंह क्या एक सिंह है उनका एक उन्होंने एक कभी जारी किया कि इंग्लैंड के कुछ मैंने इंटेलेक्चुअल्स ने जो कि इंडियन है, एनआरआई है, उसने वहां से किया है कि हम पूरे भारत को जो है सो मैंने सिखों से खाली कर देना चाहिए। ऐसा वीडियो जारी हुआ, जो वीडियो अभी हम लोगों को सुनाया गया, अभी आधा घंटा पहले की बात है। तो यह मामला जो हो रहा है यह एक तरह से एक अलग तरह का अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश हो रही है, और इस अनरेस्ट को देश विरोधी साबित करके देश में एक अलग तरह की तानाशाही या देश में अलग तरह की फांसीवादी माने चीजें जो बढ़ाई जा रही हैं, यह एक बड़ी चिंता की बात है, हम लोगों के लिए बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। इस अनरेस्ट को हम किस तरह से आंदोलन में तब्दील कर सकते हैं, और इस अनरेस्ट को किस तरह से हम, जिस तरह से किसानों ने आंदोलन को शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखा 1 साल तक या 13 महीना तक, उस ढंग से हम इस अनरेस्ट को किस तरह से माने तब्दील कर सकते हैं शांतिमय सत्याग्रह में, सिविल नाफरमानी में। इस बात के बारे में हम लोगों को चिंतित होना चाहिए, हम लोग को चिंतन करना चाहिए। मेरा मानना है कि बोधगया में जो शुरुआत हुई है वह बिल्कुल प्रारंभिक शुरुआत है, लेकिन वहां से एक रास्ता दिखता है मुझे, और हमें लगता है कि अगर हम तमाम संघर्ष वाहिनी के बिखरे हुए लोग देश भर में लेकिन चिंतित लोग और चिंतन कर रहे लोग जो कि उनको अब लगने लगा है कि हमें निश्चित तौर पर अब साथ आना चाहिए। अब आने का तरीका क्या होगा ये नहीं सूझ रहा है, या अभी भी कुछ लोगों के मन में कईयापन है, ये अलग बात है। लेकिन हमें लगता है कि बहुत सारे लोग अब सोचने लगे हैं कि अकेले अकेले डफली बजाने से काम नहीं चलेगा, निश्चित तौर पर हम लोगों को ये करना चाहिए, साथ आना चाहिए, और वह बोध गया के मित्र मिलन ने एक रास्ता दिखाया है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब हम लोग कितनी गंभीरता से इसको लेते हैं, हम तमाम लोग कितनी गंभीरता से अपने अपने इलाके में इसका करते हैं, इसकी एक पहली परीक्षा तो 30 जनवरी को होने जा रही है, जब 30 जनवरी को हम लोग जो है मैंने क्या बोलते हैं साझी शहादत की विरासत पर के अवसर पर जो है हम लोग कुछ अपना अपना कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम करेंगे, माने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, कोविड के बावजूद भी। तो हमें लगता है कि उसमें से कुछ बातें निकल करके सामने आ सकती हैं। लेकिन अब तो हम लोगों के सामने जो रास्ता बच गया है वह रास्ता यही है कि अगर हम लोगों को अपने वजूद की रक्षा करनी है, अपने वैचारिक विरासत की रक्षा करनी है, तो निश्चित तौर पर अब हम लोगों को क्या बोलते हैं आंदोलन माने शांति में सत्याग्रह की दिशा में तो हम लोगों को पहल करनी ही चाहिए, और वह सामूहिक रूप से ही संभव हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। एक बात। दूसरी बात है कि दुनिया के स्तर पर जो परिवर्तन हो रहा है, तो आप ये भी देख लीजिए कि दुनिया के स्तर पर परिवर्तन माने सकारात्मक दिशा में भी हो रहा है।
जैसे चिली में हुआ या जैसे कि अफ्रीकन कंट्री में हो रहा है, लैटिन अमेरिकन कंट्री में भी जिस ढंग से हो रहा है, तो एक तरफ कॉरपोरेट की ताकत बढ़ रही है, दूसरी तरफ उसके खिलाफ में लोग संगठित भी हो रहे हैं। तो देश के स्तर पर चल रहे आंदोलन को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे जो क्या बोलते हैं बदलाव की प्रक्रिया है या आंदोलन है, उससे हम कैसे एक दूसरे को जोड़ सकते हैं, व्यापक रणनीति के तहत यह काम भी हम लोगों को करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि आज के समय में दो बड़ी शक्तियां हमारे लिए चुनौती हैं, एक अमेरिका है, दूसरा चाइना है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि कोविड के बाद अमेरिका की कमर टूट गई है। और अभी जो भी जितना भी क्या ये आ रहा है, चाहे वो थर्ड वेव की बात हो या फिर माने ओमिक्रॉन की बात हो या डेल्टा की बात हो, ये तमाम चीजें अमेरिका को और कमजोर कर रहा है, माने बहुत साफ है। और इसमें इसका जो बोलेंगे तो फायदा ज्यादातर चाइना उठा रहा है, क्योंकि चाइना ने अपने अपने उस तानाशाही प्रवृत्ति के कारण अपने देश के भीतर चीजों को या तो छिपा के रखा है या उसको नियंत्रित करके रखा है, कोविड की चीजों को। और उसका फायदा जिस तरह से अपने यहाँ दो कॉर्पोरेट सेक्टर या दो कॉर्पोरेट जगत के लोग या कुछ और लोग फायदा उठा रहे हैं या मुट्ठी भर लोग फायदा उठा रहे हैं कोविड का, उसी तरह से चाइना जो है पूरी दुनिया में एक ऐसा माने साम्राज्यवादी देश बन गया है जो पूरी तरह से फायदा उठा रहा है कोविड का। तो और यह फायदा आने वाले दिनों में यह जो होगा, ये कोविड की पूरी प्रक्रिया या तो फिर इस प्रक्रिया से ये जो है हम प्रकृति की तरफ लौटेंगे या प्रकृति को बचाने का आंदोलन पूरी दुनिया में तेज होगा। एक तो है जो ताकतें करेंगी। दूसरा, चाइना जैसा जो केंद्रीय सत्ता वाले देश है या जिसको कह सकते हैं कि तानाशाही वाला देश है, उसकी तरफ से कोशिश ये होगी कि पूरी दुनिया के डेमोक्रेसी को खत्म कर दें और फिर हम वर्चस्व कायम करें। और वो एशिया पर तो कब्जा करने की अपनी उसकी पूरी तैयारी है। एशिया के साथ साथ एशिया के देशों के साथ साथ जिस तरह से घेराबंदी उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में कर दिया है, उससे तो बहुत साफ तौर पे लग रहा है कि उसकी मंशा बिल्कुल ही अलग है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से अमेरिका की दादागिरी चल रही थी, और खास करके जिसको बोलेंगे कि मैं नव उदारवाद की प्रक्रिया के बाद दादागिरी चलाने की शुरू हुई थी, लेकिन अब उसका जो फायदा है वह फायदा चाइना ज्यादा ले रहा है। और उस ढंग से आप देखेंगे तो चाइना पूरी दुनिया में अपने को सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करने की दिशा में यात्रा शुरू कर दिया है। तो बड़ा मुकाबला जो हम लोगों का सामना जो करना पड़ेगा वह चाइना की जो तानाशाही है उससे भी करना पड़ेगा, जो अमेरिका की मतलब क्या बोलते हैं पूंजीवादी फांसीवादी प्रवृत्ति है उससे भी करना पड़ेगा, और अपने देश के भीतर जो सांप्रदायिक फांसीवाद है और जिसमें कि आर्थिक फांसीवाद भी कह सकते हैं आप, इनको लेकर के हम लोगों को करना पड़ेगा। तो बड़ी चुनौती ये हम लोगों के सामने है, जिसमें कि मनी जी ने जो अभी कहा, जो उदाहरण दिया एफसीआरए का, तो भाई एफसीआरए के बारे में तो हम लोग पिछले 3 महीने से 4 महीने से ये देख रहे हैं कि अब आएगा कि नहीं आएगा। उसी समय मालूम हो गया कि 6,000 लोगों को 6,000 संस्थाओं को उसने एफसीआरए कैंसिल किया। लेकिन ये जो 6,000 कैंसिल किया उसमें सरकार जो कर रही है वो अलग बात है, सरकार के कारण से ही ऐसा हुआ है। लेकिन आप ये कहेंगे तो 6,000 संस्थाओं ने अप्लाई ही नहीं किया था एफसीआरए लेने के लिए। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको पता था कि हमको एफसीआरए नहीं मिलेगा। ये इसलिए भी नहीं किया। लेकिन जिन्होंने अप्लाई किया था उसमें से 179 इंस्टीट्यूशंस जो कि नामी गिरामी इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें ऑक्सफैम जैसी मतलब क्या बोलते हैं रेपुटेड, दुनिया में जो रेपुटेड संस्था है उसका भी है। उसी तरह से मदर टेरेसा का जो ये है उनका है। उसी तरह से आईआईटी दिल्ली का है। उसी तरह से जेएनयू के एक विभाग का है। उसी तरह से मैंने इस तरह से जितने भी बड़े प्रतिष्ठित संस्थान है और जहां पर वास्तव में ज्यादा से ज्यादा गरीब गुरबों को फायदा मिलता है, राहत मिलती है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, शिक्षा मिलती है, वैसी संस्थाओं को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। और उन्होंने ठीक ही कहा मनी जी ने कि ये यहाँ पर जो है जो संघीय संस्थाएं हैं उनको देने की बात हो रही है, और यह साबित करने की कोशिश हो रही है कि जो संघ के शरण में जाएगा उन्हें ही एफसीआरए मिलेगा संभवतः ऐसा। तो यह बहुत साफ है। अब देखिए क्या होता है। 3 महीना पहले बढ़ाया गया था,
अक्टूबर 2 महीने पहले बढ़ाया गया था, अक्टूबर में खत्म होना था 31 अक्टूबर को, 31 जनवरी तक, दिसंबर तक बढ़ाया गया। फिर अभी जो है 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है कि तब तक आप इस पुराने एफसीआरए से काम कर सकते हैं, जो मिला हुआ उससे कर सकते हैं। लेकिन आगे क्या होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता है। मेरा मानना है कि अभी भी जैसे कि अभी 12,000 लोग हैं जो वेटिंग में हैं, 12,000 लोगों ने जो अप्लाई किया है वो वेटिंग में है, उसमें से मात्र मैंने जो कहा 179 लोगों को मिला है। तो और लोगों की जांच चल रही है और बहुत ही जिसको कह सकते हैं सीरियसली जांच शुरू हो गई है। और जितने भी संस्था के मेंबर हैं, ट्रस्ट के मेंबर हैं, सबके यहाँ जाना, उनसे बातें करना, उनसे तरह तरह की चीजों की पूछताछ करना, यह पूरी प्रक्रिया चल रही है। खैर वो प्रक्रिया तो उनकी जो चलनी है चलेगी, अलग बात है। लेकिन इससे बहुत साफ, और अभी जो मेरी जानकारी है कि झारखंड में भी 8 वैसी संस्थाओं को मिला है जिनका संघ के साथ संबंध है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। तो वैसे लोगों को मिला है, बाद बाकी लोगों को अभी नहीं मिला है। तो क्या होगा अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको पता होगा कि सितंबर 29 सितंबर 20 में जो कानून बना था उस एफसीआरए से संबंधित, उस कानून के कारण मेरे अनुमान के अनुसार 15 लाख परिवार जो है की नौकरी चली गई। 15 लाख लोगों की नौकरी चली गई। अगर 15 लाख लोगों की नौकरी कहेंगे तो मान के चलिए कि 1 करोड़ वैसे लोग जो संस्था के माध्यम से अपने परिश्रम और अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर जो साधन लाते थे हुनर के बल पर, उनका रोजगार चला गया। तो अब आने वाले समय में अगर यही होता है तो मेरा मानना है कि हो सकता है कि जो बचे खुचे 50-60 लाख लोग हैं, उनका भी जो रोजी रोटी है, जो अपने बल पर लाते हैं, जिसमें सरकार का कुछ भी योगदान नहीं है, उनकी रोजी रोटी जा सकती है। और उसमें हम तमाम लोग हो सकते हैं जो कि इस प्रक्रिया में बरसों से लगे हैं, 40 वर्षों से लगे हैं। अब उनके सामने कोई रास्ता नहीं है। खैर हम जैसे जो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण भाग पूरा कर लिया है, लेकिन उसमें जो वैसे लोग आए हैं, जो नौजवान जो अपनी इसमें स्कोप खोज रहे हैं, उनके लिए क्या होगा अभी कहना मुश्किल होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अब ये सारी चुनौतियां हैं हम लोगों के सामने कि कैसे इन संस्थाओं को भी आगे बचा करके रखा जाए, ताकि वह कम से कम डेमोक्रेसी में अपनी भूमिका निभा सके, डेमोक्रेसी की रक्षा में और संविधान की रक्षा में अपनी भूमिका निभा सके। तो ये सारी चुनौतियां हैं हम लोगों के सामने।